सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कार्तिकेय दुबे। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 पे कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इम्पॉर्टेंट केस लॉ की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की केस लॉस की सीरीज स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार केस है, ताकि आप सभी को कुछ इंटरेस्ट भी आए। और इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होंगे विद फुल डिटेल्स, फैक्ट, इशू, जजमेंट, सब कुछ उसमें होगा। प्लीज़ बने रहिएगा। सबसे पहले हम केस का नाम देखते हैं, दैट इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। 1893 का केस है। किसी भी केस लॉ को पढ़ने का तरीका या एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप फैक्ट लिखो, फिर उसमें क्या जजमेंट आया और क्या रीजन फॉर द जजमेंट था, जिसको हम रेशियो डिसेंडाई भी बोलते हैं। इसमें हम फैक्ट, इशू, जजमेंट एंड की प्रिंसिपल या रेशियो डिसेंडाई सब कुछ देखेंगे। अभी हम फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पार्टीज, प्लेंटिफ, एक सेकेंड, हाँ, कार्लिल हमारी प्लेंटिफ है और एक सेकेंड, हाँ, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हमारा डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट किया था एक प्रोडक्ट का जिसका नाम था स्मोक बॉल, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो इनका प्रोडक्ट है फ्लू से हमें बचा सकता है। बेसिकली उस टाइम पे फ्लू बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। इन्होंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया और अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये 100 यूरोस पे करेंगे जो उस प्रोडक्ट का यूज़ करेगा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और अगर फिर भी उसे फ्लू होता है तो दे विल गेट अ कंपनसेशन ऑफ 100 यूरोस। अपना और क्या किया इन्होंने, इनकी बिगेस्ट मिस्टेक वो आगे आपको समझ में आएगी, कि इन्होंने $1000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे हमारी प्लेंटिफ जो है वो रोल में आती हैं, मिसेस लूसिया कार्लिल। उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े और इनका जो प्रोडक्ट था वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज़ किया, बट उन्हें फिर भी फ्लू हो गया। और जब ये अपना 100 यूरोस का रिवार्ड क्लेम करने गई तो भाई कंपनी ने बोला कि वो बस एक एडवर्टाइजमेंट था, वो कोई सीरियस ऑफ़र नहीं था। बेसिकली ऑफ़र किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने का पहला स्टेप होता है। उन्होंने बोला ये कोई ऑफ़र नहीं था, इट वॉज जस्ट अ सेल्स पफ। ठीक, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलो जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पफ्ड स्टेटमेंट। एक सेकेंड, पफ्ड स्टेटमेंट। बेसिकली पफ्ड स्टेटमेंट यानी कि एक सेल्स ट्रिक है, किसी चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब बोलते हैं। तो उन्होंने भी, कंपनी ने बोला कि इट वॉज जस्ट अ सेल्स पफ, लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका था, ये कोई सीरियस ऑफर नहीं था। मिसेस कार्लिल शुड हैव नोटिफाइड देम ऑफ देयर एक्सेप्टेंस। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपकी बात सही है, अगर आपने हमें नोटिफाई किया होता कि आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हैं, देन हम मानते कि हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट आपने हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, दैट्स वाई हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। फिर अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लीगल इशू, कि यहाँ पे कौन सा लीगल इशू अराइज हुआ। सेंट्रल लीगल क्वेश्चन वाज वेदर द एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड ऑफर। जो इस केस का सेंट्रल क्वेश्चन था या फिर मेन इशू था, दैट इज़ कि जो ये सब कुछ हुआ, क्या उसके बीच में कहीं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं। The central legal question was whether the advertisement constituted a valid offer that could be accepted by anyone who performed its condition.
सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो सेंट्रल क्वेश्चन था कि जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था वो एक ऐसा ऑफर बनाता है जो कोई भी एक्सेप्ट करे और कंडीशन परफॉर्म करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगा, thereby creating a binding contract. This involved determining if an offer could be made to public whether performing condition was sufficient. So यहाँ पे जो जजेस थे उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि क्या कोई ऐसा ऑफर पब्लिक को या लार्ज स्केल पे किया जा सकता है और क्या ऐसा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो हमारे केवल कंडीशन परफॉर्म करने से मतलब एक वैलिड हमारा एक्सेप्टेंस मिल जाए या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बना सकें. एंड इफ द एडवर्टाइजमेंट वाज जेन्युइन प्रॉमिस rather than a puff or invitation to treat. हाँ, अब यहाँ पे जजेस के सामने ये भी क्वेश्चन था कि क्या वो जो स्टेटमेंट था इट वाज जस्ट अ पफ्ड स्टेटमेंट और ये कोई जेन्युइन इंटेंशन था कंपनी का लोगों को कंपनसेशन देने का. जजमेंट द कोर्ट अपील रूल्ड इन फेवर ऑफ मिसेस कार्लिल. अब देखो यहाँ पे जजमेंट क्या आया, मिसेस कार्लिल के फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया. ठीक, ये यहाँ पे हो गया हमारा फैक्ट हमें पता लग गया, इशू पता लग गया और हमें जजमेंट पता लग गया. अब जो आगे का पोर्शन है जिसमें हम देखेंगे अपना की प्रिंसिपल या रेशियो डिसेंडाई. ठीक, दे हेल्ड दैट एडवर्टाइजमेंट वाज अ वैलिड ऑफर टू द वर्ल्ड नॉट अ mere puffed because its specific wording and €1,000 बैंक डिपॉजिट. जज ने यहाँ पे क्या बोला या जो वहाँ पे बेंच थी जजेस की उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो हम मान सकते थे कि ये पफ्ड स्टेटमेंट था लेकिन नहीं, क्योंकि ये ऑफ़र जो था बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि भाई आपको अगर फ्लू होता है तो यू विल गेट €100 एट कंपनसेशन. और सीरियसनेस दिखाने के लिए कंपनी ने €1,000 ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखे थे बैंक में. मैंने बोला ना कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गया, क्योंकि जब उन्होंने €1,000 डिपॉजिट किए थे ये दिखाता है कि वो सच में इंटेंडेड थे कि भाई कोई कंपनसेशन क्लेम करने आएगा तो हम उसमें से उनको पैसे दे देंगे. मिसेस कार्लिल accepted the offer by purchasing the smoke ball and using it as directed. अब मिसेस कार्लिल ने क्या किया, स्मोक बॉल खरीदा और जैसा डायरेक्ट किया गया था, जैसे इंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिए थे उस इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड उसे यूज़ किया. फुलफिलिंग कंडीशन ऑनलाइन आउटलेट, जितनी कंडीशन दी गई थी सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने फॉलो किए. द कोर्ट डिटरमाइंड दैट this formed a binding unilateral contract and company was obligated to pay her €100. कोर्ट ने बोला कि देखो जो हमारी प्लेंटिफ है मिसेस कार्लिल उन्होंने अपनी सारी कंडीशन परफॉर्म कर दिया था, इसीलिए वो ऑब्लिगेटेड है कि उन्हें मतलब जो कंपनी है वो ऑब्लिगेटेड है कि मिसेस कार्लिल को €100 दे. They also clarified that in a unilateral contract where acceptance is through performance, no prior notification of acceptance is required. देखो इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ हमें समझ में आता है दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मतलब परफॉर्म कर सकती है. इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप कंडीशन परफॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकते हो. ठीक, इन यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लो, देखो no prior notification of acceptance is required in unilateral contract. No prior notification of the acceptance is required. मतलब कि जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हमें प्रायर नोटिफिकेशन नहीं देना होता अपने एक्सेप्टेंस का. ठीक,
नेक्स्ट की प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो केस स्टेब्लिश्ड या रेशियो डिसेंडाइड भी जिसे बोलते हैं, केस स्टेब्लिश्ड दैट एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी वैलिड ऑफर टू पब्लिक, कि मतलब इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उभर के आई दैट इज एडवर्टाइजमेंट कैन बी अ वैलिड ऑफर। जो एक एडवर्टाइजमेंट होता है वो एक वैलिड ऑफर हो सकता है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन समवन एक्सेप्ट इट बाय परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक कंडीशन। ये एक परफेक्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कब? जब कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। कैसे? बाय परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक कंडीशन, जो स्पेसिफिक कंडीशन उसमें दी गई हैं उन कंडीशन को परफॉर्म करके अपना पार्ट परफॉर्म करे और फिर वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगा। इन सच कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस ऑकर थ्रू परफॉर्मेंस अलोन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो केवल और केवल परफॉर्मेंस से हो जाती है। फॉर एन ऑफर टू बी इन्फोर्सेबल इट मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग। एक जो हमारा देखो हाँ, और मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग। और इस केस में तीनों था। हमारा ऑफर क्लियर था, सारा कुछ लिखा हुआ था कि आप सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और अगर आपको फ्लू होता है तो यू विल गेट कंपनसेशन। लेकिन और देखो क्लियर भी था और डेफिनेट भी था कि आपको 100 यूरोज मिलेंगे। ये मतलब यहाँ पे डेफिनेट है कि मतलब यहाँ पे एक तरीके से सीरियसनेस दिखाता है। और इंटेंडेड, कंपनी इंटेंडेड भी थी क्योंकि उन्होंने 1000 यूरोज ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट करके रखे थे। द डिसीजन एक्सपेंडेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, affirming that offer can be made to the world at large, not by the specific individual। जो ये डिसीजन था मतलब इसने एक बहुत नया स्कोप खोला कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें ये हमें समझ में आया कि हम एक बार में बहुत सारे लोगों को भी ऑफर दे सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल और नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ऑफ़र करना हो। हम एक ही बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑफ़र दे सकते हैं। तो अब देखो, दिस लैंडमार्क केस रिमेन्स अ फाउंडेशनल एग्जाम्पल इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये जो केस है मतलब एक हमारे लिए फाउंडेशनल एग्जाम्पल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, illustrating the enforceability of public offers and the nature of unilateral contract। ये हमें क्या इलस्ट्रेट करता है? इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफर्स, जो ऑफर्स पब्लिकली किए गए हैं वो भी इन्फोर्सेबल हैं, और नेचर ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और ये हमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के बारे में भी बताता है कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकते हैं ओनली बाय द परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक कंडीशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द ऑफर। सो ये था हमारा पूरा केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इस केस के जो नोट्स हैं, जो ये PDF है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हाँ, मैंने बोला था कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेबल प्रोवाइड करूँगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के केसेस की, तो हम वो भी देख लेते हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस का टेबल, आप इसको देख लेना। वैसे हम सारे केसेस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास के केस के साथ। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपकी लॉ की पढ़ाई को सिंपल और इजी बनाने के लिए आई एम ऑलवेज हियर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस पे अपना एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वैसे अभी मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट धीरे धीरे मैं वहाँ पे कुछ कंटेंट अपलोड करूँगा। ये मेरा यूज़र नेम है। सो थैंक यू सो मच।